आज की इस वीडियो का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग अंडर ग्राफिकल मेथड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है और उसको ग्राफिकली किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथड है जो किस चीज के साथ डील करता है कि जब कंपनी के पास दो या दो से ज्यादा स्कार्स रिसोर्सेज हों तब कंपनी क्या करती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करती है। उसके अलावा जब ये रिसोर्सेज स्कार्स रिसोर्सेज वो होते हैं बेसिकली जो कि कंपनी को लिमिट करते हैं, कंपनी के पास कम जराए होते हैं जबकि उसकी यूजेज ज्यादा होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो जब रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अवेलेबिलिटी कम होगी, उसको मुहैया कम होंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये रिसोर्स स्कार्स रिसोर्स है। अब जब ये स्कार्स रिसोर्स कंपनी की दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज में इस्तेमाल होंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये जो मेथड है ये लीनियर प्रोग्रामिंग है जो इस तरह की सिचुएशन के साथ डील करता है। अब यहाँ पर कंपनी क्यों लीनियर प्रोग्रामिंग अंडर ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करती है? क्योंकि बेसिकली इसको इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है कि कंपनी के पास एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हैं, मतलब या तो दो लिमिटिंग फैक्टर हैं या दो से भी ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हैं। लिमिटिंग फैक्टर भी हमारे स्कार्स रिसोर्सेज ही होते हैं जो कंपनी की प्रोडक्शन को लिमिट करते हैं। और लिमिटिंग फैक्टर कब बनता है? जब कंपनी के पास लेट्स सपोज अगर हम लेबर आवर्स की बात करें कि कंपनी को 10,000 घंटे रिक्वायर हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए, लेकिन अब कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स हैं इसको बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2000 आवर्स का ड्रॉबैक आ रहा है, शॉर्टफॉल आ रहा है। तो यहाँ पे जो 2000 घंटों का शॉर्टफॉल आ रहा है इसकी वजह से हम इस फैक्टर को आवर्स को कहेंगे कि ये लिमिटिंग फैक्टर है, ये कंपनी की प्रोडक्शन को लिमिट कर रहा है, रोक रहा है। तो यहाँ तक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को समझ लिया है। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है स्पार्क लिमिटेड कंपनी, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्पार्क लिमिटेड कंपनी दो प्रोडक्ट्स बनाती है। एक वो बनाती है प्रोडक्ट एक्स और दूसरी वो बनाती है प्रोडक्ट वाई। और ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं ये 3 डिपार्टमेंट्स में बनती हैं, जिनमें एक डिपार्टमेंट को हम कह रहे हैं कि वो है डिपार्टमेंट ए, दूसरे डिपार्टमेंट को हम कह रहे हैं वो है डिपार्टमेंट बी, और तीसरे डिपार्टमेंट को हम कह रहे हैं कि वो है डिपार्टमेंट सी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स और वाई दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि 3 डिपार्टमेंट्स में बन रही हैं। अब हमने ये देखना है कि कंपनी के पास एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी के पास जो आवर्स पर यूनिट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8 आवर्स डिपार्टमेंट 1 में लगते हैं, डिपार्टमेंट ए में लगते हैं प्रोडक्ट एक्स के लिए, डिपार्टमेंट बी में 4 आवर्स लगते हैं और डिपार्टमेंट सी में 12 आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट एक्स के लिए। इसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट वाई के लिए भी आवर्स अवेलेबल हैं जो तीनों डिपार्टमेंट्स में लगते हैं। अब यहाँ पर ये तो वो डेटा हो गया, ये तो वो आवर्स हो गए पर यूनिट जो कि फैक्ट्री में लग रहे हैं, इन डिपार्टमेंट्स में इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अब अगर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी इस चीज से चेंज होगी। अब ये तो कंपनी की है रिक्वायरमेंट, अब अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो अवेलेबिलिटी कंपनी को टोटल में अवेलेबल है जो कि टोटल 11,000 लग रहे हैं डिपार्टमेंट ए के, बी डिपार्टमेंट में एक्स और वाई दोनों के मिला के 9,000 अवेलेबल हैं, और सी डिपार्टमेंट में एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट्स के मिलाकर 12,000 अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे ये तो हम देख रहे हैं कि जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स में हो रही हैं और प्रोडक्ट्स भी हमारे पास 2 हैं। अब हमने ये देखना है कि और जो हैं वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए लिमिटेड हैं। हमने इनमें से लिमिटिंग फैक्टर देखना है। अगर तो 2 या 2 से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर आ रहे हैं तो हम उसे लीनियर प्रोग्रामिंग में काउंट करेंगे, वरना फिर हम इसे सिंपल लिमिटिंग फैक्टर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें तो हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट्स कितनी कितनी दोनों की अवेलेबल हैं, कितनी कितनी यूनिट्स हैं। अब यूनिट्स अवेलेबल नहीं है लेकिन पर यूनिट आवर्स अवेलेबल हैं और टोटल में भी अवेलेबल हैं। हम एज्यूम करते हैं
कि ये जो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 प्रोडक्ट्स हैं और एक्टिविटी 3 में चल रही है, तो इसका ये मतलब है कि ये तमाम जो है वो लिमिटिंग फैक्टर होंगे इन प्रोडक्ट्स के लिए। अब हम इसको एज्यूम करके कि इसमें लिमिटिंग फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हैं, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन P पर यूनिट अवेलेबल है जो कि प्रोडक्ट X का 4 है और प्रोडक्ट Y का 8 है। अब यहाँ पर ये हमने एक डिटेल्ड एग्जांपल ले ली है जिसके थ्रू हम लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले हमें उसका डेटा बनाना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले उसी तरह से हम स्टेप वाइज चलेंगे जिस तरह से हम नॉर्मल लीनियर प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1 में डिफाइन करना है कि इनमें वेरिएबल कौन कौन से हैं। अब वेरिएबल वो हैं जिनके ऊपर बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिसीजन मेकिंग किस किस पे है, एक है प्रोडक्ट X और दूसरी है प्रोडक्ट Y, जिसके ऊपर 3 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और जिससे रिलेटेड हमें कंट्रीब्यूशन भी अवेलेबल है। तो हम जो प्रोडक्ट है उसको लिख देंगे कि प्रोडक्ट X और Y जो है वो कंपनी के वेरिएबल्स हैं। तो हम ये कह देंगे कि जो X है वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट X प्रोड्यूस, X हमने फाइंड करना है, जो हमने फाइंड करनी होती है चीज उसे हम वेरिएबल रखते हैं जिसके ऊपर डिसीजन हमने लेना होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमें बाकी तमाम डेटा अवेलेबल है, लेकिन हमने पहले ही बात की थी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो हमें दोनों प्रोडक्ट्स के अवेलेबल नहीं है। तो जिस चीज को हमने फाइंड करना है, जिस चीज पे हमने डिसीजन लेना है, उसे हम वेरिएबल कह देंगे। तो X को हम कहेंगे कि ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस प्रोडक्ट X के, और Y को कह देंगे कि Y के थ्रू हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस Y के। अब क्वेश्चन में जहां जहां लीनियर प्रोग्रामिंग में स्मॉल x लिखा आएगा, इसका ये मतलब होगा कि ये यूनिट प्रोड्यूस हैं जो कि प्रोडक्ट X से प्रोड्यूस हुई हैं, और जहां पे स्मॉल y लिखा आएगा इसका ये मतलब होगा कि ये यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं प्रोडक्ट Y की। अब ये हमारा पहला स्टेप हमने समझ लिया है। अब पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या। दूसरे स्टेप से हमने उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे अगर स्टेप 2 देखें तो स्टेप 2 में हमने लिखना है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग में या कंपनी के नॉर्मल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि या तो कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है या फिर कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है। इसके अलावा एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं होता। यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग में या तो प्रॉफिट को इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव है या तो कॉस्ट को रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव है। अब अगर हम अपनी यहाँ पर देखें रिक्वायरमेंट, तो उसमें कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमें अवेलेबल है। इस कंट्रीब्यूशन अवेलेबल होने का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि कंपनी चाहती है कि वो अपने इसी कंट्रीब्यूशन को करे इंक्रीज। अब हमने जब कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए एक बनानी है इक्वेशन, और इक्वेशन कुछ यूं बनेगी कि यहाँ पे हमने क्योंकि देखना है कि कंट्रीब्यूशन टोटल में कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन को हम कह देंगे कि ये हमारे पास Z है। अब जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग करते हुए कैपिटल Z आएगा, इसका ये मतलब है कि ये कंट्रीब्यूशन है। इसको इक्वल करेंगे, हम देखें तो हमने ये कहा है कि जो प्रोडक्ट X है उसका कंट्रीब्यूशन 4 रुपीज पर यूनिट है, और जो प्रोडक्ट X है उसको हम डिनोट कर रहे हैं X से। तो यहाँ पे 4 कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट X की यूनिट्स का। तो यूनिट्स हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पर X लिख रहे हैं। अगर तो यूनिट पता होती तो हम लेट सपोज यहाँ पर 1000 यूनिट्स होती तो हम 4000 इंटू 4 रुपीज इंटू 1000 करते तो यहाँ 4000 का कंट्रीब्यूशन लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जब भी प्रॉफिट इंक्रीज करने की बात आएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कंट्रीब्यूशन आएगा, तो हमने इसको ऐड कर देना है। ऐड क्या करना है? अब नेक्स्ट प्रोडक्ट का नेक्स्ट वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट वेरिएबल के कंट्रीब्यूशन को देखें तो वो आ रहा है 8। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8 इंटू वाई, क्योंकि हमें प्रोडक्ट Y की भी यूनिट प्रोड्यूस का नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट Y के लिए Y ही डिनोट कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ पर
कंट्रीब्यूशन ना होता, कॉस्ट अवेलेबल होती, तो फिर हम x में से माइनस का साइन लगा के y की कॉस्ट लिखते। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं उनमें कंट्रीब्यूशन ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन का पार्ट होता है। तो यहाँ तक हम 2 स्टेप्स देख चुके हैं और कंट्रीब्यूशन तक हम पहुंच चुके हैं। ऑब्जेक्टिव हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है। पहले जो स्टेप था उसमें हमने वेरिएबल डिफाइन किया था और दूसरे स्टेप में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन किया है। लीनियर प्रोग्रामिंग के मजीद फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए और उसके ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड के लिए।